हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमने शुरुआत की थी एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़ की। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था, उसमें हमने एथिक्स के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ एथिक्स, यानी कि एथिक्स को क्रिटिसाइज़ कैसे करना है, राइट, उसकी आलोचना कैसे करनी है। तो हम लोग जिस सेगमेंट को कर रहे हैं वो है पेपर 2 का यूनिट 1, राइट। तो हमने बात करी थी वर्चू एथिक्स, कॉन्सिक्वेंशलिज्म और डियोंटोलॉजिकल एथिक्स की, जिसमें वर्चू एथिक्स जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एजेंट पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, जो कि एथिक्स के 3 पार्ट जो थे, एजेंट, एक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। कॉन्सिक्वेंसेस, एक्ट एंड एजेंट। इसमें क्या है कि एजेंट ज़्यादा प्रिवेल करता है वर्चू एथिक्स में, क्योंकि जो एजेंट का ओन कैरेक्टर होता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है जो भी कॉन्सिक्वेंसेस किसी काम का होना है वो। एक्ट यानी कि काम किया गया है, किसी एजेंट कौन होता है, जो आदमी किसी काम को कर रहा होता है। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये आदमी इस काम को करेगा और उसके बाद में इसके जो परिणाम होंगे वो कॉन्सिक्वेंसेस में आएंगे, राइट। तो वर्चू एथिक्स जो थी, वो वर्चू का मतलब हमें पता है कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि गुण धर्म है, जितने भी गुण हैं, राइट, उस वो सब इस एथिक्स में आते हैं, राइट। इसमें हमने प्लेटो और एरिस्टो के बारे में भी पढ़ा था। और एरिस्टो की जो नॉलेज की थ्योरी थी कि नॉलेज अगर है किसी इंसान को तो वो अच्छे से मतलब किसी काम को करेगा और उसे कॉन्सिक्वेंसेस भी अच्छे ही होंगे। यानी कि एक तरीके से वर्च्यू हो गया क्या, नॉलेज, यानी कि नॉलेज पे ज़्यादा डिपेंड रहता है। एजेंट जो है, एजेंट का करेक्टर क्या है कि उसको बहुत सारा नॉलेज है, राइट। तो ये हो गया एग्जाम्पल। तो वर्च्यू एथिक्स में क्या था कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, यानी कि इसमें करेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा मतलब ज़्यादा जोर दिया गया है किसकी, एजेंट की, ना कि उसमें कॉन्सिक्वेंसेस को ज़्यादा जोर दिया गया है। यानी कॉन्सिक्वेंसेस कैसे भी हो सकते हैं लेकिन करेक्टरिस्टिक्स अच्छे होने चाहिए एजेंट के, यानी कि जो किसी काम को कर रहा है, किसी एक्ट को कर रहा है, उसके करेक्टरिस्टिक अच्छे होने चाहिए। दूसरा ये कि एजेंट के ओन कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होंगे वो उसके कैरेक्टर के थ्रू आएंगे, और कैरेक्टर के थ्रू आएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि एजेंट का जो खुद का कैरेक्टर है उस पे बेस्ड रहता है क्या, वर्च्यू एथिक्स। ये क्रिटिसिज्म हो गया 2। तीसरा ये है कि इसमें जो वर्च्यूज होते हैं ये एजेंट की ओन वेलबींग के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर एजेंट कभी भी नहीं चाहेगा कि उस काम को वो करे, राइट। कि अपने कंफर्ट जोन में ही वो, अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही वो काम करेगा, उस जो भी एक्ट करेगा वो। तो ये इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड करते हैं कि उसके वो क्या सोचता है, वो अपनी वेलबींग के बारे में सोचता है, उसके हिसाब से ही वो ईजीएस्ट वे में किसी काम को करेगा, राइट। अब इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, जैसे किसी स्कूल के अंदर कौन से एक्शंस है वो मोरली परमिटेड होने चाहिए। यानी कि जैसे हमें मतलब फॉर एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं कि भाई जैसे कोएड स्कूल है, ठीक है, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि गर्ल्स को पूरे कवर्ड कपड़े पहन के आने चाहिए, राइट। या फिर बॉयज़ को है वो उनका हेयर कट है वो बहुत सिंपलेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब वो हेयर कट करवा के आएंगे, राइट। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कौन से एक्शंस ऐसे होंगे जो मोरली परमिटेड होंगे, ये हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं, राइट। यानी कि हम अगर ब्रॉड वे में देखें तो कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर हेयर कट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है कि कौन से एक्शंस ऐसे होंगे जो मोरली परमिटेड होंगे, ये चीज़ क्लेरिफाई नहीं कर सकते, राइट। ये चीज़ क्लेरिफाई नहीं हो सकती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें काइंडनेस की, तो काइंडनेस में किसी भी इंसान को हम हैप्पी रखते हैं काइंडनेस से, राइट। कोई भिखारी है उसके ऊपर हमने काइंडनेस दिखाई मान लो, ठीक है, तो वो खुश हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम काइंडनेस को अप्लाई करेंगे सब ह्यूमन बींग्स पे, ऑल ह्यूमन बींग्स पे हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मतलब उनको हम प्लीज़ कर रहे हैं एक तरीके से, राइट। अगर कोई इंसान उसको डिजर्व ही नहीं करता है काइंडनेस को, तो हम कैसे उसको काइंडनेस दे सकते हैं, राइट। तो वर्चू एथिक्स के क्रिटिसिज्म में हम ये बोल सकते हैं कि ये सेल्फ सेंटर्ड है और एजेंट के ओन कैरेक्टर पे डिपेंड करती है, और साथ ही साथ एजेंट के ओन वेल बींग पे भी डिपेंड करती है।
और फॉर एग्जांपल हम स्कूल का एग्जांपल ले सकते हैं, इसके अलावा काइंडनेस का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये तो था वर्च्यू एथिक्स का क्रिटिसिज्म, राइट। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंशलिज्म पे। इसमें क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि एजेंट, एक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस में क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि कोई भी एक्ट है उस पे भी ध्यान नहीं दिया जाता और एजेंट पे भी ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे, अगर अच्छे हो रहे हैं तो वो एक गुड कॉन्सिक्वेंशलिज्म है, और अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं हो रहे हैं यानी कि परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं तो वो एक बैड कॉन्सिक्वेंशलिज्म है, राइट। जैसे हम अगर कॉन्सिक्वेंशलिज्म एथिक्स की बात करें तो जैसे हम मानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को मान लो हम पीट रहे हैं, ठीक है, कि वो स्टडी करे, मतलब उसको पीटा जा रहा है, उसके बाद में वो उसका रिज़ल्ट फाइनली क्या है, उसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है, तो ये एक कॉन्सिक्वेंशलिज्म का एक एग्जाम्पल है, राइट। तो यानी कि परिणाम की बात करते हैं इसमें, परिणाम यानी कि अंत भला तो सब भला, यानी कि अंत में अगर परिणाम अच्छा आ गया, चाहे हमने गलत काम किया लेकिन परिणाम अगर अच्छा आया है तो वो सारा का सारा एक्ट जो है वो अच्छे परिणाम के लिए ही माना जाएगा। ये कॉन्सिक्वेंशलिज्म एथिक्स का एक कोर पार्ट है, राइट। तो ये एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, यानी कि इसको हम क्लियरली समझ नहीं सकते भी। अगर हम मान लो कोई बैड एक्ट कर रहे हैं, उसका परिणाम अच्छा कैसे हो गया, राइट। तो हम ये मोमेंट्री नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम पहले कैसे प्रेडिक्ट कर लेंगे कि भाई फ्यूचर में ये काम, इसका रिज़ल्ट अच्छा ही आने वाला है। हो सकता है मान लो किसी भी बच्चे को पीटने पे उसकी मेंटल जो फिटनेस है उस पर असर पड़े, राइट, तो वो अपना 100% नहीं दे पाए, तो हम ये श्योर नहीं हो सकते कि फ्यूचर में क्या चीज़ होने वाली है। तो हम फ्यूचर की चीज़ों को पहले कैसे डिसाइड कर लेंगे कि हम लोग मतलब इसका परिणाम अच्छा ही आएगा, राइट। तो ये है कॉन्सिक्वेंशलिज्म। इट्स इम्पॉसिबल टू नो विद एनी सर्टेनिटी व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस वंस एक्शन विल लीड टू, राइट। तो ये जो बात हमने बोली है वही है। इसके अलावा सारी की सारी एथिकल प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन इसके पास नहीं है कॉन्सिक्वेंशलिज्म के पास में। और उसके बाद ये है कि ये इंडिविजुअल राइट्स को कब कर देती है, यानी कि इंडिविजुअल जो राइट है उसको ख़त्म कर देती है, क्योंकि इसको ग्रेटर गुड के लिए। जैसे मैं बात करूं सर्जन की, तो सर्जन एक इंडिविजुअल को मान लो मार देता है और उसके सारे के सारे, मान लो फॉर एग्जांपल की बात हो रही है यहाँ पे कि कोई सर्जन है, मान लो वो एक इंडिविजुअल पेशेंट को मार देता है, तो वो पेशेंट तो मर गया, उसके इंडिविजुअल राइट तो इन्फ्रिंज हो गए, लेकिन उसके जो ऑर्गन है वो दूसरे इंसानों को चाहिए, राइट। तो एक ग्रेटर गुड के लिए, बहुत सारे लोगों को जिंदा करने के लिए उसने एक इंसान को मार दिया, तो वो एक तरीके से इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको उनका इन्फ्रिंजमेंट हो गया, राइट। वैसे ही जैसे मान लो कोई जज है, उसने बाहर जो राइट्स हो रहे हैं, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए किसी एक 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 जो इनोसेंट आदमी है उसको मान लो मतलब कटघरे में खड़े करके और उसको दोषी साबित कर दिया, ताकि लोग रुक जाएं, भीड़ है जो धरना प्रदर्शन रुक जाए, वायलेंस रुक जाए। तो ये इनोसेंट इंसान है, उसको मान लो सज़ा दे दी, और ये चीज़ दिखाने के लिए कि हाँ भाई क्रिमिनल जो है वो पकड़ा गया है और आप धरना प्रदर्शन बंद कर दीजिए। मान लो किसी चीज़ के लिए वो मान लो कर रहे हैं, कुछ दंगे फसाद कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या किसी की कोई क्राइम हो गया, ठीक है, उसके लिए। तो इन्होंने एक आदमी को, ऐसे को इनोसेंट बंदे को पकड़ के और उसको सज़ा दे दी, राइट। तो उसमें क्या है कि एक इंसान के इंडिविजुअल राइट्स ख़त्म हो गए, और कॉमन गुड के लिए क्या हुआ, मतलब कॉमन ग्रेटर गुड के लिए क्या हुआ, मतलब कॉन्सिक्वेंशलिज्म एथिक्स को अपनाया गया। इसी तरीके से हम ये मान लें कि मान लो एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, तो क्यों ना हम एसयूवीज़ को ही बैन कर दें। तो एसयूवीज़ को अगर बैन कर देंगे तो क्या होगा, मतलब इंडिविजुअल राइट्स तो ख़त्म हो जाएंगे ना, कि लोग चलाना चाहेंगे, राइट, और वो चलाना एसयूवीज़ को मतलब ड्राइव करना चाहते हैं, लेकिन उनको बैन कर दिया गया है, तो एक तरीके से उनके जो पर्टिकुलर इंसान के राइट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। इसी तरीके से मान लो मांस के ऊपर मान लो बैन कर दिया, तो मांस के ऊपर मान लो बैन कर दिया, तो इसे जो इंडिविजुअल उसको जिसको पसंद है ये सब चीज़ें, तो वो क्या करेगा, उसके इंडिविजुअल राइट्स ख़त्म हो गए। लेकिन कॉमन गुड के लिए ये सही है, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए सही है, बाकी सब जीव जंतुओं के लिए सही है, राइट। अब बात करते हैं डिओन्टोलॉजी की।
तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कॉन्सिक्वेंशलिज्म जो है और वर्च्यू एथिक्स है, इसके क्रिटिसिज्म किस तरीके से करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। मतलब बहुत सारी बातें हमने कवर कर ली है जिससे जिससे हम एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं, अगर मतलब किसी भी वर्ड लिमिट में ये क्वेश्चन आता है तो। बात करते हैं डिओंटोलॉजी की। तो हमने बात करी थी कि डिओंटोलॉजी में ड्यूटी को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है, यानी कि प्रायोरिटी है इसकी है ड्यूटी। ड्यूटी में क्या है कि जो भी हमें मतलब इंस्ट्रक्शन मिले हैं उनको फॉलो करना है रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज कुछ भी हो, परिणाम उसका कुछ भी हो। जैसे मान लो एक पुलिसमैन है और पुलिसमैन क्या कर रहा है, कोई सामने भीड़ खड़ी है और उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि उस भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज करना है, तो मतलब रिगार्डलेस ऑफ इंजरी उसको क्या करना है, मतलब उसको लाठीचार्ज करते ही रहना है जब तक कि ऊपर से ऑर्डर्स ये ना मिले कि आप इनको बंद कर दो, राइट। तो ये जो चीज़ है वो कॉन्सिक्वेंसेज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और ड्यूटी को फॉलो करने का आदेश देती है डिओंटोलॉजी। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत काम आती है। इसके अलावा पुलिस में, मिलिट्री में इस टाइप की एथिक्स है वो काम में आती है। समटाइम्स क्या होता है कि ड्यूटी को फॉलो करना बैड कॉन्सिक्वेंसेज का पार्ट हो बैड कॉन्सिक्वेंसेज बन सकते हैं, यानी कि परिणाम गलत आ सकता है। जैसे मैंने बात करी कि अगर मान लो पुलिसमैन लाठीचार्ज करता ही रहेगा तो वो क्या करेगा, मतलब इंजरी करेगा, लोगों को इंजरी करेगा, तो एक परिणाम तो गलत ही आ रहा है ना। तो एथिकली वैसे अगर ब्रॉडर वे में देखा जाए तो वो सही नहीं है, लेकिन अगर मान लो स्पेसिफिकली डिओंटोलॉजी की बात करें तो वो बिल्कुल सही है। तो इसका क्रिटिसिज्म हम ऐसे कर सकते हैं कि इसमें क्लियर वे नहीं है डिसाइड करने का कि मतलब कौन सी मॉरल ड्यूटी हायर है, राइट। कि हमने अगर ये बोला कि अवॉइड इंजरी टू अदर्स, ठीक है, अवॉइड इंजरी टू अदर्स, ठीक है, और एक तरफ से हम क्या कर रहे हैं, डिओंटोलॉजी को फॉलो करके और लाठी चार्ज कर रहे हैं, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों हम क्लियरली डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा चीज़, कौन सी एथिक्स को हमें फॉलो करना है, राइट। तो इसमें क्लियर वे नहीं है कि क्या डिसाइड, मतलब कि कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सी हायर मॉरल ड्यूटी है अपनी, कि इंजरी को अवॉइड करें कि लाठी चार्ज करें, राइट। तो एक तरीके का डायलेमा है। तो ये था डिओंटोलॉजी का क्रिटिसिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर इन तीनों एथिक्स में अगर किसी भी प्रकार से हमारे सामने अगर आता है क्वेश्चन की क्रिटिसिज्म करना है तो हम आराम से इस पे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, राइट। आंसर राइटिंग भी हम करेंगे जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एथिक्स का। तब बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ की। देखिए ह्यूमन वैल्यूज़ है ना, इसमें ईजीएस्ट वे है समझने का कि जैसे मान लो हम बात करेंगे रिस्पेक्ट। इन वर्ड्स पे आप ध्यान देना, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, राइट, कंसीडरेशन, अप्रिशिएशन, लिसनिंग, ओपननेस, अफेक्शन, एम्पैथी, लव टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग। ये क्या एक तरीके से गुण है। मान लो एक एक अच्छे मोरल गुण है, हम अगर किसी भी इंसान में अगर ये वाले गुण होते हैं तो हम मानते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा है। तो इसको बोलते हैं ह्यूमन वैल्यूज़, यानी आदमी के अंदर वैल्यूज़ हैं, जो हमारे अंदर कुछ मॉरल चीज़ें ऐसी भरी हुई है कि उनकी वजह से क्या है कि सोसाइटी को एक अच्छा, मतलब एक अच्छे तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। इट लीड्स टू कॉमन गुडविल ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो ह्यूमन वैल्यूज़ है ना, वो एक तरीके से इंडिविजुअल, वैल्यूज़ है जो मोटिवेट करती है लोगों को, मतलब एक किसी रास्ते, मतलब कि वन वे और अनदर उसको मतलब मोटिवेट करती है लोगों को। जैसे मान लो किसी के अंदर ऑनेस्टी है या रिस्पेक्ट है तो दूसरे इंसान को भी वो मोटिवेट करेगा कि हाँ भाई मैं भी इस चीज़ को फॉलो करूँ, राइट। अगर मान लो हमारे आइडियल्स हैं, राइट, आइडियल्स हैं, मान लो महात्मा गांधी जी हैं, वो हर इंसान की रिस्पेक्ट करते थे। तो अगर हमारे ये आइडियल्स हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं, तो हम भी क्या करेंगे, उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करेंगे, राइट। मॉरल वैल्यूज़ या ह्यूमन वैल्यूज़, राइट। अब बात करते हैं जैसे मतलब ये एक तरीके से गाइड करती है ह्यूमन बिहेवियर को, वैल्यूज जो है। जैसे मान लो रिस्पेक्ट है, हम किसी भी कंडीशन में हम अदर ह्यूमन बीइंग की अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि ये गाइड करेगी हमें ह्यूमन बिहेवियर को, हमारे बिहेवियर को शेप में लाएगी, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ क्या करती है, गाइड करती है ह्यूमन बिहेवियर को, हमारे व्यवहार को शेप में लेके आएगी कौन, ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ है वो डिटरमाइन होती है राइट और रॉन्ग से, मतलब राइट और रॉन्ग के स्टैंडर्ड से डिटरमाइन होती है, ना कि लाइक्स और डिसलाइक से। जैसे हम किसी चीज़ को लाइक करते हैं, राइट, लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, तो ये हमारी वैल्यूज़ नहीं है, ये बिल्कुल वैल्यूज़ में नहीं आएगी, ये तो हमारे इंटरेस्ट हो गए ना, सेल्फ इंटरेस्ट, राइट। तो ये लाइक और डिसलाइक है, उसके बेसिस पे डिफाइन नहीं होता कि वैल्यूज़ क्या है। वैल्यूज़ हमेशा राइट और रॉन्ग के बेसिस पे डिफाइन होती है कि क्या चीज़ राइट है और क्या रॉन्ग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज़ क्या है कि पीपल टू पीपल डिफ़र करती है, यानी कि जैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में अलग अलग टाइप की ह्यूमन वैल्यूज़ हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी के अंदर रिस्पेक्ट हो तो कोई दूसरा इंसान है वो एप्रिसिएशन हो उसके पास में, रिस्पेक्ट नहीं हो, या लिसनिंग की कैपेबिलिटी हो उसमें, ओपननेस हो उसके अंदर, अफेक्शन हो, या सिंपैथी या एम्पैथी हो, जो भी हो, ठीक है, लव टुवार्ड्स द ह्यूमन बीइंग हो। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान में ये सारी की सारी ह्यूमन वैल्यूज़ हो, उसमें अलग अलग टाइप की ह्यूमन वैल्यूज़ हो सकती है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जांपल लिए हमने सिर्फ वही ह्यूमन वैल्यूज़ है, इसके अलावा भी ह्यूमन वैल्यूज़ हो सकती है, राइट। जैसे हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ट्रस्ट है। हम ट्रस्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कीपिंग आवर प्रोमिसेस, यानी कि हम अपने प्रोमिसेस को रख रहे हैं, मतलब हम अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर रहे हैं, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रस्ट, राइट। तो कोई भी इंसान है जो हमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तो वो एक ट्रस्ट के बेसिस पे देगा कि हम अपने प्रोमिसेस को बिल्कुल फुलफिल करते हैं, इसलिए वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। उसी तरीके से ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी में क्या है कि मतलब स्ट्रेटली हम उसकी मतलब कोई भी चीज़ को जेन्युइनली या एथिकली, मतलब हम लोग बिल्कुल वही बात बोल देते हैं जो हुआ है एक्चुअल में, तो इसको बोलते हैं ऑनेस्टी। इसमें कोई भी कनिंगनेस हम नहीं लेके आएंगे अपनी बात में, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, राइट। अब बात करते हैं करेज की। देखिए करेज क्या है कि अकाउंटेबिलिटी लेके आता है, किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है, अकाउंटेबिलिटी लेके आता है कि मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ के लिए, ये होता है करेज, राइट। मतलब अपनी मिस्टेक्स को आगे लाना भी करेज है और रिस्क लेना भी करेज है, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स को कौन आगे लेके आता है, लेकिन सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मिस्टेक्स को, हाँ ये गलती मैंने की है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, तो इसको बोलते हैं करेज, साहस, राइट। अब बात करते हैं फेयरनेस की। फेयरनेस में क्या है कि किसी भी कोई सब इंसान को न्यायपूर्वक और इक्वली कोई बंदा ट्रीट करता है, तो इसको बोलते हैं फेयरनेस, राइट। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हर एक इंसान को इक्वेलिटी दी गई है, राइट। अगर कोई इंसान ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है तो वो इन सबको क्या करेगा, इक्वली ट्रीट करेगा, राइट, और जस्टली ट्रीट करेगा, तो इसको बोलते हैं फेयरनेस। रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट में क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना, कि कोई इंसान है उसको मैं आराम से आदरपूर्वक बिठा रहा हूँ, उसके साथ में ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ कि वो इंसान उस फील करेगा कि उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट, राइट। इसके बाद बात करते हैं केयरिंग की। केयरिंग में क्या है कि लिसनिंग केयरफुली, किसी इंसान की बात को ध्यानपूर्वक सुनना, राइट। और मान लो कोई दो इंसान हैं, उसके शेयर्ड गोल्स सेम है, मान लो उन दोनों के जो गोल्स है वो एम है बिल्कुल सेम है, तो वो क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे, राइट। तो इसमें केयरिंग का नेचर आता है। तो ये थी ह्यूमन वैल्यूज़, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके लक्षण क्या है, पता कैसे चलेगा कि ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, राइट। तो ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती है वो यूनिवर्सल होती है। ऐसा नहीं है कि एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में ह्यूमन वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट हो गई। सारी सोसाइटीज़ में, सारे कंट्रीज़ में, सारे कॉन्टिनेंट्स में ह्यूमन वैल्यूज़ यूनिवर्सल होगी, वो सेम ही होगी, राइट। टाइमलेस है। टाइमलेस में क्या है कि जैसे हमने बात करी थी कि एथिक्स है वो टाइम के साथ चेंजिंग नेचर का है। चेंजिंग नेचर, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था कि जो मेडाइवल पीरियड था उसमें पर्दा प्रथा थी, या फिर वहाँ पे सती होती थी, ठीक है, या अनटचेबिलिटी थी, तो उसमें क्या था कि उस टाइम एथिकल मानी जाती थी। लेकिन क्या है कि आज के ज़माने में, मॉडर्न एरा में, वो नहीं मानी जाती है एथिकल, बिल्कुल एथिकल नहीं मानी जाती है। तो इसलिए ये टाइमलेस है। जो ह्यूमन वैल्यूज़ है वो टाइमलेस है। उस समय ऑनेस्टी की वैल्यू जो थी, आज भी वही ऑनेस्टी है,
मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एथिक्स में बिल्कुल चेंज हुआ है, राइट। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग में वो हर एक इंसान पे अप्लाई होती है कि किसी इंसान के अंदर अगर ह्यूमन वैल्यूज़ है तो हम उसके बारे में बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ इसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ है, यानी कि हर एक इंसान पे अप्लाई होती है ये। बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ की, तो ये यूनिफाइंग इन नेचर है, यानी कि एक तरीके से यूनाइट करती है सोसाइटी को। अगर ह्यूमन वैल्यूज सब लोगों के अंदर होती है तो वो एक तरीके से एक सेगमेंट क्रिएट करती है, एक सोसाइटी क्रिएट करती है जो कि इंडिविजुअल को सोशली डेवलप करती है, राइट। तो जो इंडिविजुअल के लिए सोशल, कल्चरल, रिलीजियस और एथनिक इंटरेस्ट है उनको क्या करती है, उनको शेप करने की कोशिश करती है ह्यूमन वैल्यूज़, राइट, उसमें हेल्प करती है। इसके अलावा वैल्यूज़ है वो इनबोर्न नहीं है, राइट, हमारी बाई बर्थ नहीं मिलती है। इनको क्या करता है, इंटरनलाइज प्रोसेस से कंडीशनिंग करना पड़ता है, लर्निंग करना पड़ता है, सोशलाइजेशन से आती है, यानी कि सोसाइटी में हमारे साथ किस तरीके से बिहेव हो रहा है, हम किस तरीके से ग्रूम कर रहे हैं, बचपन से लेके आज तक हमने किस किस ह्यूमन वैल्यूज़ से गो थ्रू हुए हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारी कंडीशनिंग होती है और फाइनली हमारे अंदर वो वैल्यूज़ आती है, राइट। जो ह्यूमन वैल्यूज़ की प्रैक्टिस है वो हमारे डेली लाइफ में अगर हम करने लग जाएं तो ये एक सस्टेनेबल पीस और हैप्पीनेस, यानी कि एक लगातार, मतलब हमेशा के लिए हमारे पीस और हैप्पीनेस को मेंटेन रखेगी। अगर ह्यूमन वैल्यूज़ को हम डेली लाइफ में, मतलब डेली लाइफ में अगर ऑनेस्टी लेके आ गए मान लो, राइट, या ट्रूथफुलनेस लेके आ गए, राइट, या इसके अलावा हम कोई और वैल्यू जैसे सिंपैथी लेके आ गए, राइट, तो ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ है अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो हमारी सोसाइटी को एक सस्टेनेबल पीस देगी, एक हैप्पीनेस देगी, राइट। फंडामेंटल गुडनेस को लीड करती है ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि फंडामेंटल क्या होता है, एक तरीके से कोर होता है, यानी कि आधारभूत जो अच्छाई है उसको क्या करेगी, लीड करेगी, कौन, ह्यूमन वैल्यूज। और ह्यूमन बीइंग की और सोसाइटी को एट ए लार्ज, मतलब बड़े स्केल पे क्या करेगी, शेप करेगी अच्छी चीज़ के लिए, यानी फंडामेंटल गुडनेस के लिए लीड करेगी ये। तो ये तो था फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए ह्यूमन वैल्यूज़ की, तो आई होप आप लिख सकते हो, जैसे यूनिवर्सल है, टाइमलेस है, अप्लाइंग टू ऑल ह्यूमन बीइंग है, राइट, यूनिफाइंग इन नेचर है, इंडिविजुअल की सोशल, कल्चरल और रिलीजियस एथनिक इंटरेस्ट से कम अक्रॉस हुई है, ये सारी की सारी इनबोर्न नहीं होती है, इनको शेप करना पड़ता है, कंडीशनिंग करनी पड़ती है, लर्निंग से आती है। हम जैसे ग्रूम होते हैं, जैसे जैसे बचपन से लेके बड़े होते हैं, तो हम जितनी ह्यूमन वैल्यूज़ के से गो थ्रू होते हैं वही हमारे अंदर इनकलकेट होती है। सस्टेनेबल पीस और हैप्पीनेस को प्रमोट करती है, कौन, ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है, फंडामेंटल गुडनेस को प्रमोट करती है। तो इस तरीके से चीज़ें हम लिख सकते हैं आराम से, राइट। मेरा एक उद्देश्य यही है कि आपको बिल्कुल कोर लेवल से चीज़ें आए, मतलब बिल्कुल डाउन टू अर्थ आप समझ जाओ चीज़ों को कि एक्चुअल में टॉपिक का मतलब क्या है और वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। आगे बात करते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के क्लासिफिकेशन की। तो ह्यूमन वैल्यूज़ दो तरीके की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक, राइट। तो इंट्रिंसिक में हम फॉर एग्जांपल जो ट्रूथ है, राइट, एक गुडनेस हो गई, टेम्परेंस हो गई, करेज हो गई, ये सब इंट्रिंसिक वैल्यूज़ है, यानी कि इंसान के अंदर होती है, यानी कि इनर, हमारे इनर मतलब अवचेतन मन जिसको बोलते हैं, या फिर जो जो हमारी इनर ब्यूटी जिसको बोलते हैं, या इनर वैल्यूज जिसको बोलते हैं, वो होती है ये जो ट्रूथ है। तो ट्रूथ किसी इंसान के अंदर इनकलकेट होती है, ना कि वो बाहर दिखती है, राइट। तो जो चीज़ हमें दिखती नहीं है वो किसी इंसान के अंदर छुपी हुई है, इंसान को बिहेवियर में आने के बाद पता चलती है, तो उन सबको बोलते हैं इंट्रिंसिक जो ह्यूमन वैल्यूज, राइट। तो गुडनेस होगी, उसकी अच्छाई, टेम्परेंस उसका संयम, करेज उसका साहस, राइट। तो ये सब इंट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं। एक होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यूज जो बाहर दिखती है, जैसे जैसे वेल्थ हो गई, यानी किसी के पास कितना पैसा है, फेम, उसकी प्रसिद्धि कितनी है, फिजिकल फिटनेस बाहर से दिखती है, ये हमेशा मीन होती है, एक तरीके से मीन का काम करती है इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए, राइट।
इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए एक मीन का काम करती है, जैसे एक माध्यम का काम करती है। जैसे फिजिकल फिटनेस है, मान लो फिजिकली फिट होगा इंसान तो वो अपने अंदर कुछ गुडनेस लाने का प्रयास करेगा, राइट। तो ये एक तरीके से उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू आई, मतलब डेवलप हुई। उसके बाद में उसने क्या किया, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे काम करना शुरू किया। तो ये एक तरीके से माध्यम का काम करती है। तो बात करते हैं शुरुआत से कि ह्यूमन वैल्यूज़ है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, दो टाइप की है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो वो होती है जो मतलब अपने ओन राइट के लिए, अपने मतलब खुद में ही वो बिल्कुल सही होती है, राइट, खुद में ही सही होती है वो। उसके बाद ये क्या करती है, एंड इन इटसेल्फ, मतलब अपने आप में ही ख़त्म हो जाती है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग से किसी और वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ट्रूथ है, ट्रूथ को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ट्रूथ तो ट्रूथ है, ठीक है, इसके अंदर हम एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। कि जो सिंसियरली, जो एज इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी चीज़ हमें बताई गई है उसको बोलते हैं ट्रूथ, ठीक है। तो ट्रूथ जो है उसको समझाने के लिए ये अपने आप में एंड हो जाता है, राइट। तो ये इसलिए अच्छी नहीं होती कि इनके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे हैं, ये इसलिए अच्छी है कि वो अपने आप में ही अच्छी हैं, राइट। तो ये आपको सेंटेंस बिल्कुल ध्यान में रखना है कि दे आर गुड नॉट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेज बट बिकॉज ऑफ दे आर गुड इन देमसेल्व्स, राइट। तो ये तो थी इंट्रिंसिक वैल्यूज़, राइट। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ की। तो इसमें क्या है कि विच इज़ मीन टू सम अदर वैल्यू, यानी कि ये क्या करती है, इनका मीनिंग जो है ना, इनके मीनिंग को डिफाइन करने के लिए हम एक और वैल्यू का सहारा देते हैं, राइट। या फिर ये क्या करती है, एक माध्यम है किसका, किसी और वैल्यू का, राइट। इसको इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू भी बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक वैल्यू को इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू भी बोलते हैं। और इंस्ट्रूमेंटल वर्थ के लिए, यानी कि बाहरी गुड के लिए, ये बाहर से अच्छा दिखने के लिए है, ये एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटल है। जैसे मतलब कोई इंसान होता है, वो जैसे किसी इंसान को ऑब्जेक्ट से ज़्यादा प्यार होता है, कोई इंसान होता है जो इनर ब्यूटी को प्यार करता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट्स वाली कहानी है, राइट। ये एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटल है। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा बाहर की जो ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इसका नाम इंस्ट्रूमेंटल रख दिया है, राइट। तो ये बाहर से अच्छा दिखाने के लिए है, राइट। तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ है वो लार्जर होल के लिए है, मतलब लार्जर होल इन द सेंस कि एक मतलब जैसे हम मान सकते हैं कि मतलब एज ए होल अगर कॉमन गुड ऑफ सोसाइटी को देखा जाए तो उसके लिए है वो। दे मीन्स टू एन एंड, मतलब ये एक तरीके से मतलब एक माध्यम का काम करती है एंड के लिए, यानी कि एंड इनमें अपने आप में नहीं है। जैसे इट इज़ इन एंड इन इटसेल्फ, ये तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ की बात करी थी हमने। लेकिन ये क्या है कि एक तरीके से माध्यम है एंड का, मतलब इसके बाद में एक और वैल्यू आएगी, वो अगर आएगी तो ही ये मतलब फुलफिल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, राइट। तो एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ है वो सर्व्स एज ए मीन्स टू जनरेट द इंट्रिंसिक वैल्यूज़, यानी कि ये क्या करती है, एक माध्यम का काम करती है। अगर मान लो हम यहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ रखें, राइट, और हमें पहुँचना है इंट्रिंसिक वैल्यूज़ की तरफ, इंट्रिंसिक वैल्यूज़ की तरफ पहुँचना है, तो यहाँ पे हमारा जो माध्यम होगा वो होगा एक्सट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे इंट्रिंसिक वैल्यूज़ है उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि क्रिटिसिज्म में हमने एथिक्स का क्रिटिसिज्म किया था, उसमें वर्च्यू एथिक्स का क्रिटिसिज्म किया था, और वर्च्यू एथिक्स में हमने क्या क्या बात करी थी कि जो एजेंट है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि कॉन्सिक्वेंसेज पे, राइट। और स्कूल और काइंडनेस का एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेज है, उसमें कॉन्सिक्वेंशलिज्म में कॉन्सिक्वेंसेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि एजेंट और एक्ट पे, राइट। तो कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे होने चाहिए, तो मतलब सारी की सारी जो भी एक्ट हुआ है वो बिल्कुल राइट होगा, हम ये मानते हैं इसमें। लेकिन कॉन्सिक्वेंशलिज्म का मतलब एक क्रिटिसिज्म ये है कि इसमें कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, राइट। एग्जाम्पल लिए थे हमने सर्जन और जज का, बैन ऑन एसयूवी, राइट। डियोंटोलॉजी में ड्यूटी को फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे रिजल्ट उसका सही हो गलत हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट।
तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मॉरल ड्यूटी हमारी हायर है। यानी कि अगर ये बात करें कि अवॉइड इंजरी टू अदर हायर है या अपनी लाठी चार्ज हायर है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद बात करें थी ह्यूमन वैल्यूज़ की, तो ह्यूमन वैल्यूज़ में जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती है वो लोग और दूसरे लोगों को मोटिवेट करती है। जैसे जैसे क्या है कि ऑनेस्टी होगी, करेज हो गया, फेयरनेस हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, ये दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करेगी अगर दूसरे लोग किसी उस इंसान को जिसमें ये वैल्यूज़ है उसको फॉलो करेंगे तो, राइट। यानी कि एक सोसाइटी के कॉमन गुड के लिए भी बहुत अच्छी है, सोसाइटी की सेफ के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है ये, राइट। अगर ये वैल्यूज़ हमारे अंदर होगी तो पूरी सोसाइटी, हमारा समाज है वो आगे बढ़ेगा, राइट, वेल ग्रूम्ड होगा, राइट। तो ये गाइड करती है ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन वैल्यूज़, राइट। और पीपल टू पीपल बिल्कुल डिफ़र करती है कि अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप की ह्यूमन वैल्यूज़ होगी। और इसके अलावा जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती है वो क्या करती है, यूनिवर्सल होती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यूनिवर्सल होती है, यानी कि सब जगह ह्यूमन वैल्यूज़ एक जैसी ही होती हैं। टाइमलेस होती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, और सब ह्यूमन बीइंग के ऊपर अप्लाई होती है। यूनिफाइंग इन नेचर है, यानी कि सोसाइटी को बिल्कुल बांध के रखती है, एक मैग्नेट की तरह है। अगर ह्यूमन वैल्यूज़ की कोई भी सोसाइटी फॉलो करती है तो उसके ऑल इंडिविजुअल अगर उसको फॉलो करते हैं तो ये सोसाइटी को यूनिफाई रखेगी। इंडिविजुअल के जो सोशल, कल्चर, रिलीजियस और एथनिक इंटरेस्ट है उनको मेंटेन रखेगी। वैल्यूज़ क्या इनबॉर्न नहीं होती है, हमारे साथ में बाय बर्थ नहीं आती है, इनको ग्रूम करना पड़ता है, कंडीशन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाके मतलब वैल्यूज़ आती है हमारे अंदर। ह्यूमन वैल्यूज़ है वो डेली लाइफ में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सस्टेनेबल पीस और हैप्पीनेस आएगी, राइट। फंडामेंटल गुडनेस है ह्यूमन बीइंग की या सोसाइटी की एज ए होल, मतलब एज ए होल अगर हम सोसाइटी का भला चाहते हैं तो फंडामेंटल गुडनेस है ह्यूमन वैल्यूज़ में। अगर इनको फॉलो करेंगे तो हम सोसाइटी को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं जहाँ पर हर एक इंसान एक डिग्निफाइड लाइफ जिएगा। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ की, तो इसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ की बात की थी। एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ जो बाहर से दिखती है, इंस्ट्रूमेंटल होती है, जैसे वेल्थ हो गया, फिजिकल फिटनेस हो गया, फेम हो गया, तो कुछ लोग इनको महत्व देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ को महत्व देते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ में हमने बात करी थी ट्रुथ की, गुडनेस की, टेम्परेंस की, करेज की, तो ये इनर होती है, हमें दिखती नहीं है, लेकिन जब बिहेवियर में आता है कोई इंसान तो ही हमें दिखती है। तो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होगी। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपकी कल बनी थी जो एथिक्स में, उसको आप बिल्कुल सही तरीके से आगे मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, राइट। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।